कल हम लोगों ने संख्याओं के बारे में कब है कैसे ना वास्तविक संख्या पढ़ा। वास्तविक संख्या पढ़ा? कहाँ वास्तविक संख्या पढ़ा? संख्या के बारे में पढ़ा 9 प्रकार से। हाँ, तो हम लोगों ने संख्या के बारे में पढ़ा, जैसे कि संख्या क्या होती है, कितनी वस्तुएं हैं जिसके द्वारा बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। तो संख्या भी दो प्रकार की, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। तो काल्पनिक में हमें है नहीं, हमारा चैप्टर ही है क्या? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो संख्या के बारे में हमने पढ़ा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वह संख्या जो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चली जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चली जाती है। पूर्णांक संख्या सभी पूर्ण संख्या और इनके ऋणात्मक मान का संग्रह क्या होता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। और क्या हम लोगों ने पढ़ा था? सम संख्या, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या। विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या। भाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है उसे, और q का मान 0 न हो परिमेय संख्या, और जिसे p/q के रूप में न लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिदम क्या है, ये क्या है। तो सबसे पहले हम इसको बताने से पहले आपको 3-4 चीजें बताने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने कहा कि भैया 15 है, ये क्या है? 15 है, इसमें 4 से भाग दीजिए। क्या करिए? 4 से भाग दीजिए। तो जब हम 4 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 3 बार। 4 3 12। कितना आया भैया आपका? 12 आया। अब हम 15 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 3 क्या बचेगा आपका? शेषफल। तो क्या मैं 15 को इस तरीके से लिख सकता हूं कि 15 बराबर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस का 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? हो जाएगा कि भाई 15 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 3 12 और 3 क्या हुआ? शेषफल। तो इसका 15 के बराबर है कि नहीं है? और अगली एक संख्या हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं आपका? देखिए 27। क्या लेते हैं? 27 में मैं क्या करता हूं? 5 से भाग देता हूं। क्या करता हूं? 5 से भाग देता हूं। तो कितनी बार में जाएगा भैया आपका? 5 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। तो ये आपका आया 5 × 5 = 25। कितना आया? 27 में से 25 घटाएंगे तो कितना आया? 2 शेषफल। तो मैं यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि 27 के बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? 5 × 5, 5 × 5 और शेषफल कितना? 2 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? हाँ या ना? एक संख्या और मैं ले लेता हूं, जैसे अगर मैं ले लेता हूं, क्या है आपका? देखिए 12 है, इसमें मैं क्या करता हूं? 4 से भाग देता हूं। किससे? 4 से भाग देता हूं। तो 4 3 12 कितना होगा? 4 3 कितना होगा? 12। शेषफल कितना है आपका? 0। तो मैं 12 के बराबर लिख सकता हूं क्या? 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस का 0। यहां तक कोई दिक्कत है? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये क्या है? अब जरा यहां समझने का प्रयास करिए। ये 15 जो होता है इसे क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो संख्या होती है ये क्या होती है? भाज्य होती है। अब 4 जो होता है इसे क्या बोलते हैं? भाजक। भाजक मतलब कि बांटने वाला, विभाजित करने वाला। क्या होता है? और कितनी बार में गया? ये जो 3 है ये क्या होता है? भागफल। क्या होगा? भागफल। और ये जो 3 है वो क्या होगा आपका? शेषफल होगा। क्या होगा? शेषफल होगा। जब यहां पर शेषफल होगा तो हम ये देखने को अगर हमको मिला कि भाज्य के बराबर, भाई 15 क्या है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक। भाज्य बराबर क्या होता है आपका? भाजक गुणित भागफल। अब प्लस का क्या होता है? शेषफल। क्या होता है? शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। यदि मैं मान लूं कि भाज्य क्या है आपका? ए है। भाज्य क्या है आपका? ए है। और भाजक क्या है? बी है। और मान लेते हैं कि ये क्या है? क्यू टाइम्स में क्या होता है? विभाजित होता है। और शेषफल जो है आपका आर है। क्या है? शेषफल आर है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ए
बराबर बी क्यू प्लस का आर, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, हाँ या ना? क्योंकि भैया मान लिया कि भाज्य क्या है आपका ए है, भाजक क्या है आपका बी है, भागफल क्या है आपका क्यू है, और शेषफल क्या है आपका आर है। तो क्या मैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकता हूं, हाँ या ना? लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि यह जो शेषफल होगा, यह जो शेषफल होगा बी से मतलब कि भाजक से सदैव छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा। छोटा होगा ना, क्योंकि शेषफल जब भी आएगा इससे क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर इससे बड़ा हो जाएगा तो वन टाइम से नहीं हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर 116 हो जाता तो ये पूरा पूरा नहीं विभाजित हो जाता भाई। अगर हम तब पूरा पूरा विभाजित हो जाता भाई, 16 हो जाता, 4 चौका 16, शेषफल आपका क्या आ जाता है 0 आ जाता। तो यहाँ पर आपको देखने को एक चीज ये मिलेगा कि यह जो शेषफल है, ठीक है, शेषफल क्या है आपका जो आर है, क्या है शेषफल जो आपका आर है, आर का जो मान है सदैव भाजक से छोटा होगा। क्या होगा? सदैव, यह जो आर का जो मान है सदैव, भाजक क्या है आपका भैया बी है, भाजक से बी से आर का जो मान है सदैव छोटा होगा, हाँ या ना? मतलब कि भाजक जो बी है आर से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा भाई। बी 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 भाई बी मतलब कि जो भाजक है शेषफल से सदैव क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन यह जो आर का जो मान है क्या है आपका, यह जो आर का जो मान है शेषफल का जो मान है वो 0 से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। कभी कभी जैसे मैंने यहां कहा, यहां पर देखिए शेषफल क्या आया 0 आया, तो आर का जो मान है, ये जो आर है जो शेषफल है, या तो इसका मान क्या हो सकता है 0 के बराबर हो सकता है। तो भाई बराबर को चिन्ह ऐसे दिखा सकते हैं, या फिर कभी कभी आर से बड़ा भी होगा, मतलब 0 से बड़ा भी होगा। समझ में आया कि आर का जो मान, जैसे देखिए यहां पर देखिए आर का मान क्या है 0 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है ना? एक जगह आपको देखने को मिल रहा है, यहां पर देखिए, यहां पर आर का मान क्या देखने को मिल रहा है 0 देखने को मिल रहा है। यहां पर आर का मान क्या दिख रहा है 2 देखने को मिल रहा है। यहां पर आर का मान आपको देखने को क्या मिल रहा है 3 देखने को मिल रहा है। समझ में आई बात कि नहीं आई? यहां पर जो है आर का मान आपको 0 देखने को मिल रहा है, यहां पर आर का मान 2 देखने को मिल रहा है, यहां पर आर का मान 3 को देखने को मिल रहा है। लेकिन सदैव आर का जो मान है क्या 4 से हर एक कंडीशन में छोटा है या बड़ा है? छोटा है या बड़ा है? छोटा है भाई हमेशा इन सब से जो भाजक है उससे छोटा है, हाँ या ना? जब छोटा है तो मैं ये लिख सकता हूं कि आर का जो मान है या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन सदैव बी से मतलब के भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। और यही जो है ए बराबर बी क्यू प्लस जो आर है, यही क्या है भैया यूक्लिड, क्या है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है या एल्गोरिथम है। उसमें क्या कह रहा है, उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में यही कहा है कि यदि ए कोई क्या है पूर्णांक है, इसको इस तरीके से समझ लीजिए, अगर हम ये बात करने उसके कहने का मतलब यह है कि यदि ए कोई पूर्णांक को यदि हम बी से भाग दें, क्या है ए कोई पूर्णांक को अगर हम बी से भाग दें, तो यदि अगर वो क्यू टाइम्स डिवाइड होगा तो अगर उसका आर शेषफल होगा तो ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होगा आर होगा। भाई ए क्या है आपका भाज्य है, उसको किससे भाग दिया भैया हमने बी से भाग दिया। मान लेते हैं कि क्यू टाइम्स डिवाइड हुआ, भाई पता तो है नहीं, भाई पूर्णांक फिक्स नहीं है ना। अगर वो क्यू बार में गया हो और शेषफल उसका आर आया हो तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहां पर जो बी का जो मान होगा सदैव क्या होगा बड़ा होगा, किससे आर से। लेकिन आर का जो मान होगा या तो कभी 0 भी हो सकता है या कभी 0 से बड़ा हो सकता है। यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यहां तक समझ में आई बात? और इसी का प्रयोग करके हमें क्या करना है, आगे मौसा निकालना है। क्या निकालना है आपका? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें क्या करना है, मौसा निकालना है। भाई मौसा निकालने की 2 विधि होती है, एक गुणनखंड विधि होती है, एक भाग विधि होती है। लेकिन यूक्लिड ने एक अलग तरीका बताया मौसा निकालने का, जिसे क्या हुआ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, मौसा निकाल सकते हैं। इसको उतारिए फिर बताते हैं। अब देखिए यूक्लिड ने क्या किया, इसी तरीके का इस्तेमाल करके
एक नई तकनीक निकाला मौसा निकालने की। मौसा क्या होता है? मौसा ये होता है, अगर जैसे मान लेते हैं भाई कोई संख्या ए हो गई और दूसरी संख्या क्या हो गई आपकी बी हो गई, मान लेते हैं दो संख्याएं हैं, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ा जो क्या होता है समापवर्तक होता है, सबसे बड़ा समापवर्तक होता है, उसे मौसा बोलते हैं। तो वो क्या करता है, ए को भी पूरी तरीके से विभाजित करता है और बी को भी, मतलब कि सबसे बड़ी से बड़ी वह संख्या जो ए और बी दोनों को क्या करे, विभाजित करे, वही क्या होती है, मौसा होती है। तो उसको निकालने का उन्होंने तरीका बताया। जैसे हम लोग देखिए मौसा निकालते कैसे हैं। जैसे अगर मैंने कहा भैया कि आप क्या करिए कि हम आपको एक नंबर देते हैं, ठीक है, उसका आप हमें मौसा निकाल करके जरा बताइए कि आपका मौसा क्या होगा। जैसे किसी ने हमसे कह दिया कि आप क्या करिए मौसा निकालिए, जैसे कि हम लोग निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं आपका 36 है, ठीक है, और 4 है, 4 मत लीजिए, ये थोड़ा वैसा है, 5 ले लीजिए, ठीक है, क्या ले लीजिए आप 5। 36, 5 और 36 का क्या करिए आप मौसा निकालिए। तो मौसा निकालने की एक तो गुणनखंड विधि होती है और दूसरी क्या होती है, भाग विधि होती है, ठीक। तो अगर आपको गुणनखंड विधि से इसको निकालना है तो हम क्या करते हैं भैया कि 5 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेंगे। तो 5 क्या है, 5 क्या है, कैसी संख्या है, भाज्य या अभाज्य, अभाज्य ना कि भाई। अभाज्य संख्या की परिभाषा मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती है, नहीं विभाजित होती है, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, या उसे पतिव्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पतिव्रता बोलते हैं। पतिव्रता बोल दीजिए या सतीव्रता बोल दीजिए है कि नहीं, सती बोलना भैया क्या दिक्कत बा। कहने का मतलब ये है या तो एक से कटेंगे या खुद से या तो स्वयं से सटेंगे, वो ऐसी संख्या है। कोई दूसरा अगर हमको पटाएगा तो हम नहीं पटेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब क्या करेंगे, अगर हम 5 को अगर आप तोड़ना चाहें तो किससे कटेगा, 5 से ही ना कटेगा। तो इसको बहुत करेंगे आप, देखिए 5 अगुड़ते क्या करिए 1 लिख दीजिए, क्योंकि मैंने बताया था एक जो होती है सभी संख्याओं को क्या होती है, काटने वाली होती है। एक जो संख्या है वो सब संख्याओं को विभाजित कर देती है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए मैंने बताया या तो एक से या तो स्वयं से। तो भैया अगर किसी से नहीं कटेगा तो 100 कटेगा, ठीक। अब जैसे अगर हम 36 को काटें, किससे, 36 को अगर हम विभाजित करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। इसके बाद क्या होती है, 3 होती है। इसके बाद वही आपका 5 होगी, 5 के बाद 7 होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या विभाजित करिए, देखिए वो कट रहा है, कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर हम काटेंगे, अगर 2 से अगर काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 18, 18 दूना 36, फिर 2 से काटेंगे तो 9 दूना के 18। अब जरा देखिए क्या ये 2 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है, नहीं। अगर नहीं हो रही है तो छोड़ दीजिए। अब इसको क्या करिए, हटा दीजिए, कहिए तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हारा जहां तक सफर में साथ देना था तुम अपना साथ दे चुकी, अब तुम हमारे लिए कोई फूल नहीं हो, अब तुम क्या करो, लेफ्ट हो। अब अगली वाली पर क्या करिए, चांस मारिए, अगले वाले का नंबर देखिए, कहीं इससे कुछ काम हो जाए। अब देखते हैं अगला वाला नंबर क्या है, भाज्य वाला 3 है। इससे भी कुछ देख लेते हैं कि क्या हमारा कुछ साथ देती है। देखिए काम करेगी, 3 से कट जाएगी, क्योंकि 3 एक अभाज्य संख्या है। 3 से अगर हम काटेंगे तो 3 त्रिका कटा। अब क्या करेंगे, 3 तो एक खुद अभाज्य संख्या है, तो या तो एक से कटेगी या तो स्वयं 3 से कटेगी। तो क्या होगा आपका, 3 से काटेंगे तो क्या होगा आपका, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 36 को हम लिख सकते हैं, देखिए भाई 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3, अंतिम में कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, हाँ या ना, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या है इन दोनों में कॉमन, दोनों में क्या है आपका, 1 है। यही क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 1 ही जो होगी इन दोनों को विभाजित करेगी, इसके अलावा कोई संख्या विभाजित नहीं कर सकती। ये हो गई आपकी गुणनखंड विधि। अब भाग विधि क्या होती है उसे भी देख लीजिए। सबसे आसान तरीका, किसी का भी मौसा निकालना हो तो किसका ही इस्तेमाल करिए, भाग विधि का इस्तेमाल करिए। क्या करिए, भाग विधि का। जैसे अगर हम कर लेते हैं भैया 5 36 है तो कुछ मत करिए, 36 ले लीजिए और उसमें भाग करिए, किससे करना है, 5 से। कितनी बार में जाएगा, 5 सते 35। कितना है आपका शेषफल, कितना बचा यहाँ पर घटाएंगे तो 1।
अब जब यहां पर ये बात हुई ना, तो ये जो 5 जो है क्या हो जाएगा, दोबारा इधर चला जाएगा। कहां चला जाएगा आपका, इधर चला जाएगा। तो ये जो 5 जो आएगा कहां पर, यहां पर हो जाएगा। मतलब कि ये जो शेषफल है वो अगले कड़ी में क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, और यहां जो भाजक था नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, क्योंकि मौसम निकालते वक्त हम दशमलव में भाग नहीं देंगे। अब एक का पढ़ा पढ़िए 5 से ज्यादा कितनी बार में जाएगा, 5 में जाएगा, और हो गया आपका शेषफल कितना आया, 0। तब तक आपको करना जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। जब शेषफल आपका क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो अंतिम जो भाजक होगा वही क्या होगा, वही जो होगा आपका मौसम होगा। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत है। अब यूक्लिड ने क्या कहा, इसी को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। समझदार था, बहुत सोचा कि यार ऐसे नाम नहीं हो रहा है, तो लहा जो आकर के ऐसे तरीका बता देते हैं और अपना नाम कर लेते हैं, पढ़ रहे हैं, है कि नहीं है। तो क्या किया उसने, अब पहला तरीका क्या किया, देखिए अगर हम पूछेंगे 5 और 36 का अगर कह दे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके क्या करिए, मौसम निकालिए, तो उसने चालाकी क्या किया, देखिए कि ए है, अब हम क्या करेंगे भाई 5 और 36 में, अब इसी को बस यही को क्या करना आपको, उल्टा बस आपको लिख देना है यूक्लिड विभाजन की तरफ। पहला क्या करेंगे, 5 तथा 36 में क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, किसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अगर हम इसको लगाएंगे तो हम देखने को हमको पहला लाइन में क्या मिला कि 36 बराबर, भाई इसको ए मान लिए और इसको क्या हो गया आपका, भाई अगर ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है कि नहीं होता है। तो भाई ए क्या था आपका, 36 था, क्या था, 36 था, और बी क्या था आपका, 5 था, तो ए बराबर 5। अब 5 को हमने कितनी बार विभाजित किया भैया, कितनी बार में गया भाई, जब हमने किया तो यही तो आपका भागफल था, कितनी बार में गया, 3 बार में गया, और प्लस आर, आर का मान कितना है आपका, यहाँ पर देखिए, हाँ 7 बार में, कितनी बार में गया है आपका, 7 बार में गया है। अब यहाँ पर आपका आर, आर का मान कितना दिया है आपका, 1 दिया है, तो यहां पर लिखेंगे चूंकि r इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहां का कहने का मतलब यहां पर है कि भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में a बराबर क्या होता है, a बराबर आपका यहां पर देखिए मैंने लिखा कि बी क्यू प्लस आर, यहां पर r इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर लिखेंगे शेषफल 0 नहीं है। फिर क्या लिखेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करने, क्या करेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या करने पर, प्रयोग करने पर। जब दोबारा प्रयोग करेंगे तो ये जो आपका क्या था, जो भाजक है, यहां देखिए आपका ये जो आपका क्या है, भाजक है, किस रूप में बदल गया है, भाजक के रूप में। ये पहला वाला स्टेप जो यहाँ था ना आपका खत्म हो गया, पहला वाला स्टेप जो मैंने लिखा देखिए यहाँ पर ये। अब दूसरा स्टेप में क्या है, देखिए यहाँ पर ये 5 है, तो ये वाला जो 5 होगा यहाँ पर आ जाएगा, इसको मैं हटा लेता हूँ, यहाँ पर क्या होगा आपका 5 हो जाएगा। अब क्या होगा भाई, 5 आपका क्या हो जाएगा, भाज्य बन जाएगा। इसके बाद ये जो एक शेषफल था, यहाँ देखिए एक, उसमें क्या था, शेषफल था, ये जो एक शेषफल हो इस वाले में क्या बन गया है, भाजक बन गया। तो आपका 1 और कितनी बार में गया है, 5 बार में गया है, अब प्लस शेषफल क्या आपका आया, 0। तो अब लिखेंगे r इक्वल्स टू 0, मतलब कि ये जो शेषफल, भाई r क्या है, यहाँ पर देखिए r क्या है, यहाँ पर 0 दिखा रहा है, तो r बराबर क्या है आपका, हाँ या ना, r का मान क्या है, 0 है। अतः मौस बराबर अंतिम भाजक क्या है भैया, 1 है ना, वही b है ना, तो मौस बराबर क्या होगा, 1 होगा। यही आपका क्या होता है, मौसा निकालने का तरीका होता है। ठीक, ये तो आपका क्या था, एक छोटा एग्जाम्पल था, है कि नहीं है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए हम एक संख्या ले लेते हैं, आपका क्या है, 42 और 455। क्या माने ले लिया कि 42 और 455 का मौसा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात कीजिए। क्या कहा कि 42 और 455 का मौसा आपको किस प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए आप चालाकी वाला तरीका क्या करिए कि आप इसको भाग विधि से मौसा निकाल लीजिए। किस विधि से, भाग विधि से निकाल लीजिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 455 में क्या करते हैं, 42 से भाग देते हैं। किसे,
42 से भाग देते हैं, कितनी बार में जाएगा? अगर हम इसमें करेंगे देखिए तो यहां देखिए 42 एक कम 42 आएगा कि नहीं आएगा? आया भाई 42 एक कम 42, इसमें से आएगा कितना आपका बचेगा? 3 आया, और ये 5 आपका उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा? भाई 42 एक कम 42, समझ में आया कि नहीं आया? तो आपका 35 उतर गया। अब भाई यहाँ पे मैंने 3 शेषफल आया, अब मैंने 5 को उतार लिया, कितनी बार में भाग जाएगा? अभी एक बार में और भाग जाएगा, तो कितनी बार में जाएगा? 42 0, क्योंकि 35 जो है ना 42 से छोटा है, अभी ये रिमाइंडर नहीं है, अब भाग जाएगा क्योंकि मैंने 5 को यहाँ पर उतारा है, समझ में आया? अब 0 बार में भाग जाएगा तो 35 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 35 आया। कितना आया आपका? 35 आया। समझ में आएगा नहीं आया? लेकिन अब हमें क्या करना है कि ये जो अब हमको भाग देंगे तो किस में जाएगा? अब दशमलव में जाएगा। तो ये अगला, क्योंकि शेषफल आपका 0 नहीं आया, इसलिए अब ये जो शेषफल है ये क्या बन जाएगा? अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा? भाजक बन जाएगा, और ये जो 42 है क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। यहां तक समझ में आया? अब हमें क्या करना है? अब 35 का पहाड़ा पढ़िए भैया कि 42 से ज्यादा ना हो, कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। 35 से कम 35, कितना आपका आएगा घटाएंगे तो? 7 आया। ये क्या बचा आपका? शेषफल। लेकिन यहां ध्यान दीजिए कि अभी भी शेषफल आपका 0 नहीं आया। क्या आया है? 0 नहीं आया ना। तो आप क्या करेंगे? 7 को यहां पर लिख दीजिए, अगला जो है 35 है क्या आएगा? यहां पर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? आया? फिर ये होगा इतना, तो कितने बार में गया भैया? 7 5 35। शेषफल कितना बचा आपका? 0। तो ये शेषफल आपका कितना बचा? 0। तो अंतिम भाजक क्या है आपका? 7। यही क्या होगा? मौस होगा। किसका? 42 और 455 का। अब अगर इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा अगर आपको करना पड़ेगा तो भैया हमने कहा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहां पर आर का जो मान है वो सदैव छोटा होगा किससे? बी से, और इसका मान 0 हो सकता है 0 के बराबर, या 0 से बड़ा हो सकता है। ये चीज मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं देखिए, इसमें लिख देते हैं देखिए कि 42 कैसे आप करेंगे देखिए, समझिए। 42 और 455 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर हम इसको a मान लें और इसको अगर हम क्या करें, इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो a बराबर क्या होगा? बी क्यू प्लस का क्या होगा? r होगा। तो भैया हमने a को 45 से विभाजित किया, b से विभाजित किया, तो हमें मिला क्या कि 455 बराबर b का मान कितना है आपका? 42। और q क्या है? कितनी बार में ये विभाजित हुआ? कितनी बार में हुआ है? 10 बार में हुआ है, तो लिखेंगे गुरुत्ते 10 प्लस r की जगह पर कितना है आपका? यहाँ देखिए r का मान कितना मिला आपको? 35 मिला। 35 मिला कि नहीं मिला? अब यहाँ पर देखिए ये स्टेप फर्स्ट था, क्या था आपका? ये पहला चरण था, ये पहला वाला चरण था। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना? r इज नॉट इक्वल टू 0, अतः किसमें भैया? ये देखिए अब किसमें? b और किसमें? r में। अब दोबारा क्या करेंगे? b तथा r में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। किसमें भैया? मतलब कि अतः 42 तथा 35 में वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। अब मान लेते हैं भाई हम लोग करते हैं, तो भाई अब b तथा r में यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर तो क्या होगा? फिर वही हम बात करेंगे, तो क्या होगा आपका? 42 बराबर भाई 35। b के स्थान पर क्या होगा? अब इस b के स्थान पर कौन आ गया है आपका? 35 आ गया है। अब भाग कितनी बार में गया है? यहाँ देखिए 35 में किया है, तो कितनी बार में गया आपका? एक बार में गया है। और शेषफल क्या बचा भैया आपका? क्या है? 7 है। अब यहां पर आपका देखने का प्रयास करिए, देखिए तो फिर भी पुनः आपको लगेंगे चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0,
r इज नॉट इक्वल टू 0, तो r का मान देखिए, अगर आप चाहें ना तो देखिए हर बार यहाँ पर r है, तो r का मान यहाँ 35 है, तो यहाँ पर अगली बार नहीं आएगा। तो अब इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो b बराबर आप लिख सकते हैं r d प्लस f लिख लीजिए, क्योंकि हर बार यहाँ पर r का मान फिक्स है, यहाँ पर 35 ना, तो यहाँ पर आर डी प्लस एफ लिख दीजिए जो मन करे, या फिर आर सी प्लस डी लिख दीजिए, कुछ भी। अब मान लेते हैं, मैंने मान लिया कि भाई आर सी अब प्लस क्या हो गया, डी लिख लिया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर डी क्या है, यहाँ पर शेषफल के रूप में मिला है, डी जो है आपका शेषफल के रूप में लिखा है, तो हम लिखेंगे डी इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि डी का जो मान है 0 नहीं है। अतः अब किस में आप करिएगा, अब किस में करिएगा बताइए जरा, अब किस में करेंगे, मतलब कि R तथा D में क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, मतलब कि आपका क्या करेंगे 35 तथा किसमें 7 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। तो आपको क्या दिखेगा, देखिए 35 यहाँ पर आ जाएगा। भाई ये जो अगले स्टेप में आपको देखने को क्या मिल रहा है कि ये जो 35 है वो क्या हो रहा है, भाज्य रूप में बदल जा रहा है। यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास किया हूँ, है कि नहीं है। तो जो 35 है इसके बराबर मैं क्या लिखूंगा भैया, ये 7 है, यहाँ पर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो 7 अगुणते कितनी बार में गया, 5 बार में, 5 ही बार में गया ना भाई। 7 × 5 = 35, यहाँ देखिए 7 × 5 = 35, शेषफल कितना आया, शेषफल कितना आया आपका 0। तो अब हम लिखेंगे r = 0, अतः भाई यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर r का मान क्या है आपका 0 मान लीजिए, इसलिए मैं r ले रहा हूँ, क्योंकि अगर r c + d वो करेंगे तो थोड़ा आपको क्या होगा, कंफ्यूज होगा, ठीक है। तो अंतिम जो भाजक है, अब देखिए r = 0, अतः अंतिम जो भाजक क्या है आपका, यहाँ पर अंतिम भाजक क्या है 7, अतः किसका 42 तथा 455 का मस बराबर क्या होगा, यही क्या होगा 7, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे ही करेंगे, स्टेप 1 हो गया, ये आपका स्टेप 2 हो गया, ये आपका स्टेप 3 हो गया, बस ऐसे आपका स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, यही तरीका है भैया, आराम से आपका R का मान 0 हो जाएगा तो हाँ, 4 नहीं हाँ, लिखेंगे, कहाँ पर, वहाँ जैसे 4 नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पर कहाँ 4, 1 2 3 लिखे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, वो आप लिख लीजिए स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। अब भैया इसमें भाई अंतिम भाजक कहाँ, आप स्टेप 4 लिखिएगा, आप लिखेंगे r = 0, क्योंकि r का मान यहाँ पर क्या हो गया आपका 0 हो गया है। जब r का मान 0 हो गया तो अंतिम भाजक क्या है भैया 7 है, अतः यही क्या होगा मौस होगा। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत है, इसी को उतारिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उदाहरण करेंगे, ठीक, वो भी अगली क्लास में।